हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एनालिसिस बाय निखिल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ, ओएफएस, एफपीओ और राइट इशू के बारे में। इन चारों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स दे करके मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आईपीओ, ओएफएस, एफपीओ एंड राइट इशू। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे और इनके डिफरेंसेस, एक दूसरे से ये क्या अलग है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इन चारों टर्म्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ और इस एग्जांपल के थ्रू ही हम इन चारों चीज़ों को समझेंगे। तो आप एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहले आप ये वाला पढ़ो। मिसेस ए फॉर्म्ड अ कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विथ 100 इक्विटी शेयर्स। तो इसमें मिसेस ए है, वो एक कंपनी बनाती है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 100 इक्विटी शेयर्स है। तो उन्होंने कंपनी बनाया है तो 100 के 100 इक्विटी शेयर्स उन्हीं के पास है। अभी आप भी यहाँ देख सकते हो, शी मैनेज्ड फॉर 5 ईयर्स। तो 5 साल मिसेज ए ये कंपनी को चलाती है। अब 5 साल के बाद उनको फंड की ज़रूरत पड़ जाती है। शी रिक्वायर मोर फंड्स मनी टू रन द कंपनी। हो सकता है कंपनी लॉस कर रही हो, या हो सकता है कंपनी को एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए हो। तो उनके पास ऑप्शंस रहते हैं। मिसेज ए के पास इतने सारे ऑप्शंस है कि इन ऑप्शन से ये पैसे जुटा सकती है अपनी कंपनी के लिए। पहला ऑप्शन आपका है बैंक से लोन ले ले। दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू कर दे, जिसमें मिसेस ए को अपने कंपनी के साइड से कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स को। तीसरा ऑप्शन है राइट इशू कर दे। चौथा ऑप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट और पांचवा ऑप्शन है आईपीओ। और भी ऑप्शंस है काफ़ी सारे, बट मैं इसमें सिर्फ इन पांच के बारे में बताऊंगा। तो लोन तो सिंपली मिसेज ए ले सकती है बैंक से। दूसरा ऑप्शन भी डिबेंचर्स बॉन्ड से जो इशू कर सकती है बिल्कुल ईजिली कुछ कंप्लाइंसेस के बाद। तीसरा ऑप्शन राइट इशू है, जो कि मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में राइट इशू के बारे में भी। चौथा ऑप्शन जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। इसमें मिसेस ए क्या करेगी, जो अपने कंपनी के 100 शेयर्स है उसको वो 150 शेयर्स कर देगी। 50 शेयर्स यानी बढ़ा देगी। ये बढ़ाने के लिए उनको आरओसी में कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कुछ फीस देने पड़ेगी और उनका 100 शेयर से 150 शेयर कंपनी में हो जाएगा। अब ये जो 50 शेयर्स जो उन्होंने ऐड किए हैं, वो प्राइवेटली किसी को बेचेगी वो शेयर्स कंपनी के वैल्यूएशंस के हिसाब से। और वो जो शेयर्स जो लोग खरीदेंगे वो कंपनी में पैसा आ जाएगा, उस पैसे से वो पैसा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट किसको कर सकती है मिसेज है, वो किसी को भी कर सकती है। अपने कोई रिलेटिव्स हो गए, कोई फ्रेंड्स हो गए, या बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं गोल्ड, जैसे कि गोल्डमैन सैच, जेपी मॉर्गन, या क्यों इंश्योरेंस कंपनी। पांचवा ऑप्शन है आईपीओ। अब आईपीओ आपको डिटेल में समझाते हैं, बट ये रीड करने से पहले मैं आपको वो जो पिछले एग्जांपल है उसी से लिंक करूँगा। तो मिसेस ए को मान लो पैसे चाहिए कंपनी के लिए, तो वो आईपीओ का रूट अपनाना चाहती है। तो वो सबसे पहले क्या करेगी, वो जो कंपनी का 100 शेयर्स है उसको, शेयर्स को 100 से ज़्यादा बढ़ाएगी। यानी 100 का 110 कर दे, 150 कर दे, या 200 कर दे, 250 कर दे, जितना उनका मर्जी है उस हिसाब से वो परमिशंस आरओसी से फीस पेमेंट करके वो कर सकती है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग इसका डेफिनेशंस को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन आईपीओ शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर सोल्ड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो रिटेल इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली जो 50, मान लो वो 150 शेयर करना चाहती है मिसेस ए, तो 50 शेयर जो वो आईपीओ के थ्रू लेकर के आएगी, वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स दोनों को बेचेगी। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा, जैसे अभी मैंने पिछले वीडियो में मिसेस बेक्टर का आईपीओ का डिस्कस भी किया था। तो उसमें परसेंटेज था 35% रिटेलर्स के लिए, 50% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। तो वो एक परसेंटेज उनको दोनों को देना पड़ता है। तो यही डेफिनेशन बताता है। सेकेंड आप देखोगे, शेयर्स टू बी लिस्टेड इन वन और मोर स्टॉक एक्सचेंजेस। तो जब आईपीओ आता है तो उसका शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा। एक या उससे ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस में भी लिस्ट हो सकता है। जनरली आप देखोगे कोई भी आईपीओ आता है वो एनएससी और बीएससी दोनों में ही लिस्ट होता है। तीसरा चीज़ आप पढ़ोगे, प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पब्लिक कंपनी। यहाँ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही हो, वो पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है। प्राइवेटली हेल्ड का मतलब है कि उसमें शेयर होल्डर्स है जो है वो काफ़ी कम रहेंगे, 10 20 50 इतने ही रहेंगे। और पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स आपके बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिलायंस कंपनी ले लो, उसके तो शेयर होल्डर्स मुकेश अंबानी तो है ही, बट उसके अलावा हज़ारों शेयर होल्डर्स उसके होंगे जो मार्केट में जिन्होंने शेयर्स खरीदा होगा, तो वो पब्लिक कंपनी हो गई। चौथा चीज़ आप पढ़ोगे, आईपीओ कैन बी यूज टू रेज न्यू इक्विटी कैपिटल फॉर कंपनीज। तो ये तो मैंने बताया ही था कि न्यू जो कैपिटल कंपनी को चाहिए रहती है, इसीलिए वो आईपीओ लेकर के आती है।
उसके बाद पढ़ोगे टू मोनेटाइज द इन्वेस्टमेंट्स ऑफ प्राइवेट शेयर होल्डर्स सच एज कंपनी फाउंडर्स और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स। तो इसका मतलब ये होता है कि जो मिसेस ए है, जो उसके पास 100 शेयर्स जो है उसके पास आईपीओ के बाद भी रहने वाले हैं, तो उन 100 शेयर्स का जो वैल्यू है वो मार्केट का जो उनका शेयर्स का जो रेट है उनके हिसाब से वो अपना 100 शेयर्स का वैल्यू निकाल सकती है। फॉर एग्जांपल आप मान लो जो 50 शेयर्स जो उन्होंने आईपीओ में निकाला उसका वैल्यू 100 रुपये भी हो गया, तो हर एक शेयर का वैल्यू 100 रुपये करके हो गया, तो उनका 100 शेयर्स का जो वैल्यू है वो 100 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हो जाएगा। तो उनका जो नेटवर्थ अगर कैलकुलेट होगा तो बोल सकती है कि मेरा 10,000 का नेटवर्थ है। तो आपने न्यूज़ में तो आप सुनते ही होंगे कि मुकेश अंबानी ने आज 10 करोड़ रुपए 100 करोड़ कमा लिए, 200 करोड़ कमा लिए। तो एक्चुअली में ये नहीं होता है कि वो 100 करोड़ रुपए उनके बैंक में आते हैं या बैंक से चले जाते हैं। वो जस्ट वो जो उनका जो शेयर होल्डिंग का जो शेयर्स का वैल्यू है वो कम बेसी होते रहता है। तो उस हिसाब से ही आप न्यूज़ में पढ़ते हो। एलॉन मस्क का भी आपने पढ़ा होगा कि एक एक दिन में उन्होंने 20 मिलियन डॉलर्स 30 मिलियन डॉलर्स कमा लिए। तो वो एक्चुअली में कमाते नहीं है, बस उनका शेयर्स का वैल्यू बढ़ते रहता है। तो अब हम समझेंगे ऑफर फॉर सेल क्या होता है। तो ऑफर फॉर सेल जो होता है वो लिस्टेड कंपनी जो होती है, मान लो मिसेस ए की जो कंपनी है वो आईपीओ में अब लिस्ट हो गई, तो उनका 50 शेयर्स अभी पब्लिक के पास है, 100 शेयर्स उनके पास है। अब वो चाहती है, अब मान लो उनका 50 शेयर्स का दाम बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, 500 600 1000 रुपये चला गया है, तो उनको लग रहा है कि 100 जो शेयर्स मेरे पास है मैं उसमें 10 20 शेयर्स बेच करके मैं कुछ पैसे लेना चाहती हूँ। तो वो क्या कर सकती है, वो 20 शेयर्स को बेच सकती है मार्केट में ऑफर फॉर सेल के थ्रू। और वो 20 शेयर जो मार्केट प्राइस चल रहा है, मान लो मार्केट प्राइस 50 शेयर्स जो ट्रेड है मार्केट जो ट्रेड हो रहा है मार्केट में, मान लो उसका वैल्यू 1,000 चल रहा है, तो ऑफर फॉर सेल वो 800 रुपये 900 रुपये में ले आएगी। और जो अपना 20 शेयर्स जो वो बेचना चाहती है वो 20 शेयर्स 800 और 900 में बेच देगी वो। तो वो होता है ऑफर फॉर सेल। अगेन आप पढ़ोगे इसमें, तो ऑफर फॉर सेल इंट्रोड्यूस्ड बाय सेबी इन फरवरी 2012 हेल्प्स प्रमोटर ऑफ लिस्टेड कंपनीज डाइल्यूट स्टेक थ्रू एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। तो डाइल्यूशन मतलब यही हुआ कि जो उनका जो परसेंटेज होल्डिंग था, मान लो 150 शेयर्स में 100 शेयर्स उन्होंने लिया था तो 66% होल्डिंग था। अब उन्होंने अगर 20 शेयर्स बेच दिया तो लगभग 50% उनका होल्डिंग हो गया कंपनी में, तो उनका जो स्टेक है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो ये डेफिनेशन है, 2012 में सेबी ने इसको लेके आया था इंडिया में, और ये एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में ही बेच सकती है ये। द प्रोमोटर्स आर द सेलर्स। तो सीधी सी बात है, जो प्रमोट मिसेस ए जो थी वही प्रमोटर थी, वही बेच सकती है इसको। द बीडर्स कैन इंक्लूड इंडिविजुअल्स कंपनीज क्यूआईबी एफआईज। तो इसमें कोई भी खरीद सकता है, वो 20 शेयर्स जो है वो आप इंडिविजुअल भी खरीद सकती है, कंपनी भी खरीद सकती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर एफआईआई वो भी खरीद सकती है। द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑन बीएससी एंड एनएससी। एनएससी एंड बीएससी ये फैसिलिटी आपको देती है। ओनली 200 ओनली टॉप 200 कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन कैन यूज़ दिस फैसिलिटी। तो सेबी के हिसाब से सिर्फ टॉप 200 कंपनीज जो मार्केट वैल्यूएशंस के हिसाब से टॉप 200 कंपनीज है, सिर्फ वही ओएफएस ला सकती है। तो आपने रिसेंटली 2 3 दिन पहले ही पढ़ा होगा, आईआरसीटीसी ने अपना ओएफएस लेकर के आया है, तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अपना कुछ परसेंटेज जो स्टेक है वो पब्लिक को बेच रही है। और आपने देखा होगा कि 1,600 रुपये लगभग कंपनी का दाम था आईआरसीटीसी का, उन्होंने 1,367 रुपये में ओएफएस लेकर के आया था, डिस्काउंट में लेकर के आया था। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस में अगर लेकर के आ जाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं ना, सीधा फिर तो हम मार्केट से ही खरीद लेंगे ना शेयर्स को, तो ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट में लेकर के आना पड़ेगा, तभी उनका ओएफएस जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो ये था ओएफएस आपका। अब हम बात कर लेते हैं एफपीओ के बारे में। तो एफपीओ जो है वो आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी जो होती है वो जब पहली बार जब अपना शेयर्स को लिस्ट करती है तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और आईपीओ आने के बाद अगर उसको बाद में फिर पैसे की ज़रूरत पड़ जाए कंपनी को, तो वो वापस से अपने शेयर्स को बढ़ा करके 150 से, मान लो मिसेस ए को पास जो 150 शेयर्स था, मान लो 2 3 साल के बाद उनको फिर से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो वो 150 शेयर्स को वो 200 शेयर्स कर लेती है आरओसी के पास जाके कुछ कंप्लाइंसेस करके। तब जो 50 शेयर्स जो वो वापस बेचना चाहेगी तो वो आपका एफपीओ कहलाएगा। इनिशियल्स आप नाम से पढ़ सकते हो, आईपीओ इनिशियल, वो जो पहली बार होता है उसको इनिशियल बोलते हैं, जो सेकेंड टाइम या उसके बाद होता है तो उसको बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफर। तो ये वही चीज़ है। तो आप पढ़ सकते हो, द प्रोसेस ऑफ आईपीओ स्टार्ट्स आफ्टर एन आईपीओ। तो आईपीओ होने के बाद ही एफपीओ हो सकता है। एफपीओ इज़ अ पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स टू इन्वेस्टर्स एट लार्ज भाई पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज। जो लिस्टेड कंपनीज होती है, जैसे कि मैंने बताया जो आईपीओ के बाद कंपनी लिस्ट होती है तो उसके बाद ही वो एफपीओ लेके आ सकती है। इन एफपीओ कंपनी गोज़ फॉर अ
फर्दर इशू ऑफ शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। फर्दर इशू मैंने बताया 150 शेयर से और 50 शेयर्स और वो बढ़ा देगी और वो फिर इशू करेगी पब्लिक को, विद अ व्यू टू डाइवर्सिफाई इस इक्विटी बेस। अ प्रोस्पेक्टस इज ऑफर्ड बाय द कंपनी। यही मेन चीज़ है एफपीओ का, कि प्रोस्पेक्टस देती है कंपनी, पूरा बताती है कि जो 50 शेयर्स जो इशू कर रहे हैं हम, वो किस लिए कर रहे हैं, क्या हमें कैसे उसको यूज़ करेंगे हम, ये सब कुछ कंपनी बताती है। बट ओएफएस में कंपनी ये सब आपको नहीं बताएगी। ओएफएस में सीधा वो मिसेस ए अपना ही पॉकेट में वो पैसा रखेगी, तो वो उसमें उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्या करेगी उस पैसे का। लेकिन इसमें जो एफपीओ में है, ये पैसा जो जाएगा वो कंपनी के बुक्स में जाएगा, तो इसमें उसको प्रोस्पेक्टस देना काफ़ी ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी टर्म राइट इशू में। सेम एग्जांपल हम यूज़ करेंगे। मिसेस ए ने 50 शेयर्स अपने आईपीओ में निकाले, 100 शेयर्स उनके पास खो गए, तो मैं यानी टोटल 150 शेयर्स हो गए। अब 2-3 साल कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, अब वो चाहती है कंपनी थोड़ा और एक्सपेंड करे, तो वो और पैसा रेस करना चाहती है। तो वो चाहती है कि मैं 150 शेयर से 300 शेयर्स कर लूँ अपने कंपनी के। तो उससे क्या होगा, शेयर्स उनका डबल हो जाएगा बिल्कुल। उसमें क्या होगा, वो चाहती है कि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है उनको पहले राइट दूँ, कि उनको खरीदने का मौका दूँ, ना कि किसी बाहरी लोगों को मौका दूँ। मैं जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में इतना विश्वास दिखाया है, उनको मौका मिलना चाहिए शेयर्स खरीदने का। तो वो क्या करेगी, एक रेशियो के बेसिस में वो अपने हर एक शेयर होल्डर्स को राइट्स देगी न्यू शेयर्स का। तो मान लो 150 शेयर्स है, वो 300 करना चाहती है, तो डबल हो रहा है, तो इसमें आपका एक शेयर्स के कंपैरिजन में आपको एक शेयर मिल जाएगा 1:1 का रेशियो में। तो वो क्या करेगी, 1:1 के रेशियो में राइट इशू निकाल लेगी। और राइट इशू जो होता है वो हर एक शेयर होल्डर्स को वो राइट मिल जाएगा, कि अगर उनके पास मान लो एक शेयर है तो उनको एक शेयर खरीदने का राइट मिल जाएगा। अगर उनके पास 10 शेयर है तो उनको 10 शेयर खरीदने का राइट मिल जाएगा। ये जो रेशियो है 1:1 का, ये चेंज हो सकता है। कोई कंपनी डिपेंड, जितना उनको पैसे की ज़रूरत है उस हिसाब से ये रेशियो कैलकुलेट करके निकालती है। और इनका जो राइट इशू का जो प्राइस होता है, ये मार्केट प्राइस से हमेशा कम रहता है। और कम रहने का रीज़न यही है कि अगर सेम प्राइस पे निकाल लेगी, अगर मान लो अगर रिलायंस कंपनी का शेयर का दाम 2,000 रुपया है और रिलायंस कंपनी 2,000 में राइट इशू निकालती है, तो फिर कोई भी क्यों राइट इशू के लिए अप्लाई करेगा, वो सीधा 2,000 का शेयर मार्केट से ही खरीद लेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि कंपनी डिस्काउंट में राइट इशू निकालती है। तो आइए आप पढ़ लेते हैं इसका डेफिनेशन। मार्केट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलता है टू बाय एडिशनल शेयर्स खरीदने का राइट मिलता है उनको अगेन ऑफ द कंपनी ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा मतलब वही रेशियो के हिसाब से मिलता है उनको विद इन अ स्पेसिफाइड डेट। एक डेट उनमें मिलता है कि इस डेट से पहले आपको अप्लाई करना होगा एट अ डिस्काउंटेड प्राइस देन द करेंट मार्केट प्राइस। डिस्काउंट में मिलेगा नहीं तो फिर कोई खरीदेगा ही नहीं। राइट इशू ऑफर इज़ एन इन्विटेशनल दैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू इंक्रीज़ देयर शेयर होल्डिंग। तो इनविटेशन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको राइट मिला उसको ख़रीदना ही है या अप्लाई ही करना है। वो नहीं भी कर सकता है, उसको कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ अ राइट दैट द शेयर होल्डर मे और मे नॉट चूज़ टू एक्सरसाइज एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय अ शेयर। तो ये राइट है शेयर होल्डर को कि वो उसको खरीदना चाहता है कि नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है उसको कि उसको खरीदना ही है। वो अपना राइट को चाहे तो किसी और को बेच भी सकता है या फिर कुछ नहीं भी कर सकता है। तो अगेन उसका कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कुछ, तो वो भी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो फिर डिस्कस उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा इसमें वीडियो में। तो बस सिंपल एंड शॉर्ट रखते हैं इसी इतने में ही। अगर आपको समझ में आया हो या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, बाय बाय।